हेलो क्या वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हमने फॉर्मूला डेराइव कर लिया था और वो आज बच्चे हुए दो फॉर्मूलाज और डेराइव कर लेंगे और हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 3 की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ऑल्दो चैप्टर नंबर 2 के बाद एकदम मैं 3 नहीं कराऊंगा। पहले मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन सोचे हुए हैं, 1 मार्कर सोचे हुए हैं, वो जो सोचा हुआ है पहले वो खत्म होगा फिर होगा बेटा चैप्टर 3। ठीक है जी, सामने देखना बेटा, ताकि मैं पिछला फॉर्मूला भी रिवाइज कर दूं और एक बेटा आगे की तरफ भी बढ़े। तो लास्ट लेक्चर में ना हमने नेट इन्वेस्टमेंट की चर्चा की थी। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे बनता है बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, और अगर इसी फॉर्मूला को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की साइंस में लिखना हो तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ये एक फॉर्मूला हमने डराइव कर लिया था। आगे बढ़ाएं आज बात को बेटा। अब मैं ना एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एनआईटी, जिसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये मैं पहली बार ही बेटा इसका पूरा नाम ले रहा हूँ। हमेशा बेटा प्यार से एनआईटी बोलते रहेंगे इसको। बेटा ये बात ना हमें यहां से भी समझ में आई, जब भी बेटा किसी वर्ड के आगे नेट लग जाता है ना, तो बेटा वो वर्ड नेट लग गया है कुछ तो माइनस करके कैलकुलेट होगा। और बचपन से सीख रहे हैं भैया, अगर किसी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं और हम उसके पीछे देखते हैं ग्रॉस वेट नेट वेट, तो हमें समझ में आता है नेट वेट क्या होता है। ग्रॉस वेट में से पैकिंग का वेट माइनस कर दो तो नेट वेट आता है। हमने बेटा नेट प्रॉफिट निकाला लास्ट ईयर, तो हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ माइनस होगा तभी कहीं ना कहीं हम नेट की तरफ बढ़ेंगे। आज भी मैं वही बात कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कुछ माइनस होगा तभी वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलेगा। तो माइनस क्या होगा और क्यों होगा वो चर्चा मेरी आज की। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर दो तभी कैलकुलेट होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस क्यों करनी है ये थोड़ा सा लंबा विषय है, आज भी होना है डिस्कस। सबसे पहले बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस? पढ़ा है हमने, कहीं ना कहीं पढ़ा। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन परचेज और प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा उन टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस बोले जाता है जिनको बेटा गवर्नमेंट या तो प्रोडक्शन पर चार्ज करती है, या परचेज पर चार्ज करती है, या सेल पर चार्ज करती है। इंडिया में हम परचेज पे चार्ज नहीं करते, प्रोडक्शन और सेल पे करते हैं। बेटा पेपर में ना इसका कई बार नाम आता है और आज की तारीख में ज्यादातर यही नाम आएगा, जीएसटी। पूछेंगे पूछेंगे ये क्या दे दिया भैया, और वो कुछ और नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स का ही नाम है। ठीक है ना जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। बेटा सब्सिडीज क्या होती हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो ये सरकार का ना रेवेन्यू है, सरकार की जेब भरने का काम करता है। और ये बेटा सरकार के ना एक तरीके से समझ लो खर्चे हैं, सरकार की ना जेब खाली करने का काम करता है। तो वो सरकार सब्सिडी दो ही शर्तों पर दे सकती है आपको अपने टैक्स में से, या आप सरकार के मन मुताबिक चीज का प्रोडक्शन करो। ये बात आई हुई है पहले, जब मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बता रहा था तब मैंने ये बात बताई थी। या तो सरकार के मन मुताबिक चीज का प्रोडक्शन करो, मैंने बात करी थी बेटा फ्रोजन वेजिटेबल प्लांट की, मैंने सोलर पैनल की भी बात करी थी, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात की थी। और उस सरकार के मन मुताबिक चीजें इस टाइम पर ही हैं, टॉप प्रायोरिटी है सरकार की। आप इनमें से किसी चीज का प्रोडक्शन कर दो, सरकार टैक्स छोड़ती है, अपना टैक्स ही घटा लेती है। तो वो या सरकार के मन मुताबिक जगह पर प्रोडक्शन करो, सरकार के मन मुताबिक चीज का करो, या सरकार के मन मुताबिक जगह का करो। मैंने तब भी एग्जाम्पल दिया था आपको बद्दी का और भगवानपुर का। या सरकार ने बेटा 10 साल तक जीरो टैक्स लिया, मतलब जितना भी टैक्स था उसमें से बेटा 100% सब्सिडी थी, यानी कि नेट कलेक्शन इज जीरो। कुछ भी नहीं ले रही थी सरकार, 100% टैक्स हॉलिडे, 100% टैक्स सब्सिडीज। ठीक है जी, आज की तारीख में बता देता हूँ बेटा, कोई भी इंसान इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन कर रहा है या फ्रोजन वेजिटेबल प्लांट का प्रोडक्शन कर रहा है, सरकार सब्सिडी दे रही है।
बाबू अब मैं बोलूं बेटा सरकार के पास इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल इकट्ठे हुए, कुछ भी समझ लो, फिगर को कम रखेंगे, एग्जांपल समझना, 5,000 करोड़, और सरकार ने क्या करा, उसमें से 200 करोड़ की सब्सिडी दे दी, तो बेटा व्हाट वुड बी द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट? इट इज 4800 सीआर। तो ये है बेटा समझ, ठीक है जी। जब सरकार अपने टैक्सेस में से कुछ माइनस कर देती है बेटा, तो जो नेट कलेक्शन होता है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया कि ये क्यों माइनस हो रहा है? बाबू ये सरकार की जेब भर रहा है, सरकार की जेब खाली कर रहा है, नेट सरकार क्या कमा रही है हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आई बात? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू इससे रिलेटेड अब मुझे एक बात करनी है, थोड़ा आराम से समझ। मैं कहता हूँ यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ एनी गुड्स और एनी सर्विस। आप कोई एक गुड्स कोई एक सर्विस समझ लो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो। आपको पता है बेटा कैसे आप डिटरमाइन करते हो उसका प्राइस? कभी सोचते हो बेटा कि मुझे कितने रुपए लेने चाहिए? बेटा इकोनॉमिक्स ये कहती है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो या कोई सर्विसेज बेचते हो, तो उसका दाम आप तय करते हो फैक्टर सर्विसेज को, फैक्टर कॉस्ट को पे करने के बाद। सोचते हो फैक्टर कॉस्ट को मुझे क्या पे करना है? मैं कहता हूँ बेटा हैग्रीज एक आउटलेट है हमारे यहाँ पर जो पिज्जा बेचता है, ठीक है जी। उसने सोचा कि मैं पिज्जा का दाम क्या फिक्स करूँ, उसने पता है दिमाग में क्या सोचा होगा कि मुझे रेंट कितना लेना है इस जगह का। सोच लिया जी, मेरे को फिगर देनी है, कुछ समझ लो 1.5 लाख रुपए महीने, ठीक है जी। मेरे पास 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, मुझे उनकी वेजेस कितनी लेनी है, डिटरमाइन कर लिया, 3 लाख रुपए उनकी वेजेस है। 3 लाख की वेजेस हो गई, 1.5 लाख का रेंट हो गया। उसने सोचा मैंने कैपिटल बहुत सारी लगाई हुई है, कैपिटल में कितना ब्याज कमाना। मान लो उसने 1 CR कैपिटल लगाई हुई है, तो उसको लगता है 12% तो कमाना है, 12 लाख कमाना है, यानी कि महीने का 1 लाख के भी कमाना है। 3 लाख वेजेस का, 1.5 लाख रेंट का, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का, 5.5। बेटा प्रॉफिट क्या कमाना है, क्योंकि रिस्क तो मैं ही ले रहा हूँ, और रिस्क लेने जो एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा होता है बेटा, कई बार लॉस भी खा जाता है। तो बेटा आज प्रॉफिट कमाओगे तब ताकि अगर फ्यूचर में लॉस हो तो वो एब्जॉर्ब भी कर पाओ। तो बेटा आपने सोचा प्रॉफिट क्या कमाना है। अब ये सब बातें आप सोचते हो, तब जाके आप बेटा अपने प्रोडक्ट का अपनी सर्विसेज का दाम डिटरमाइन करते हो कि मुझे किस प्राइस पर बेचनी है, ताकि ये चारों कॉस्ट मेरी निकल जाए, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो वो मान लो ये सब सोच के आपने बेटा डिटरमाइन किया कि मैं पिज्जा बेचूंगा 500 रुपए, ठीक है जी। अब बेटा आपने तो ये सोच लिया 500 में बेचोगे, अब ये नहीं बेटा कस्टमर से 500 ले लो। बाबू सरकार कहती है आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो मुझे उसके ऊपर एक टैक्स चाहिए, नॉन एज जीएसटी, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे भी चाहिए। सरकार ने कहा जी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं खाने पीने की चीजों पे 5%, मुझे 25 रुपए का टैक्स चाहिए, ठीक है जी। 500 आपको चाहिए, सरकार ने कहा 25 मुझे भी चाहिए। और मान लो वैसे ऐसा है नहीं, मान लो ऐसा होता, सरकार ने कहा जी पिज्जा बहुत अच्छी चीज है, सबको खानी चाहिए, ठीक है जी, हम अपने टैक्सेस छोड़ देते हैं। ऐसा कहा नहीं वैसे, मेरे को तो लगता है कहना चाहिए, कल के कहते हो आज ही कह दो, ठीक है जी। और सरकार ने कहा जी मैं अपने टैक्सेस छोड़ती हूँ, 25 रुपए का वैसे टैक्स बैठता है, मैं 10 रुपए के टैक्स माफ कर, ठीक है जी, हर पिज्जा की सेल में, ठीक है। तो बाबू आप कस्टमर से कितना चार्ज करोगे, हैंगरिस कितना चार्ज करेगा, 500 उसको चाहिए, 25 सरकार के, और 25 में से बेटा 10 सरकार ने छोड़ दिए, तो मार्केट प्राइस ऑफ द पिज्जा वुड बी 515। ऐसे ही कैलकुलेट होगा। अब आप बेटा ये समझो, ये हंसी मजाक में बेटा कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो आपको लग नहीं रहा पर मैंने करा दिया। तो यानी कि किसी भी चीज का मार्केट प्राइस कैसे बनता है, किसी भी चीज का मार्केट प्राइस बनता है बेटा फैक्टर कॉस्ट से प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस से माइनस सब्सिडी से। ये फैक्टर कॉस्ट ही तो है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही तो है, ये सब्सिडीज ही तो है। यानी कि मार्केट प्राइस बना कैसे, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी तो था एनआईटी, अभी तो क्लियर किया था हमने इस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर बेटा सेम फॉर्मूला को फैक्टर कॉस्ट की सेंस में लिखना हो तो बेटा ये एनआईटी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि एमपी माइनस एनआईटी। बताओ जी बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ पूछना हो अभी तक इस कंसेप्ट में? क्लियर है बात? पक्का से दो फॉर्मूला डन हो गए, तीसरा कदम होते ही बेटा न्यूमेरिकल से दो रहे, पूछ लो कुछ पूछना है तो, ठीक है जी। नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझ में आया?
मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट समझ में आया? बढ़िया, फिर आगे चलो बेटा बढ़ाते हैं बात को आगे। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। बड़े दिन से ना बेटा दो वर्ड रेगुलरली टपक रहे हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। जब बेटा हमने ना फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस पढ़ा, तब भी हमने पढ़ा कि फैक्टर इनकम तो जुड़ेगी, नेशनल इनकम में भी डोमेस्टिक इनकम में भी, ट्रांसफर इनकम भी जुड़ेगी। जब हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस पढ़ा, तब भी पढ़ लिया फाइनल गुड्स की वैल्यू तो जुड़ेगी, इंटरमीडिएट की नहीं जुड़ेगी। ठीक है जी बाबू, तब मैंने होल्ड पे रखा था इस कंसेप्ट को, मैंने कभी नहीं बताया आपको नेशनल इनकम क्या, डोमेस्टिक इनकम क्या है। ठीक है जी, अब जो मैं बात बताने चाह रहा हूँ बेटा, मैं कोई बुकिश लैंग्वेज अभी भी नहीं बोलना चाह रहा। ठीक है जी, अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ सबसे सिंपल, मुझे लगता है इससे आसान भाषा कोई बता ही नहीं सकता आपको कि नेशनल इनकम क्या और डोमेस्टिक इनकम क्या है। आराम से सुनिए। ठीक है जी बाबू, डोमेस्टिक इनकम क्या चीज है? बाबू, मेरे देश का रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, अगर कमाता वो इंडिया से है तो बेटा उससे मैं बोलता हूँ डोमेस्टिक इनकम। कोई कमा ले, चाहे मेरे देश का बंदा कमा ले, चाहे बेटा किसी और देश का रेजिडेंट कमा ले, मतलब किसी और देश का रेजिडेंट मतलब मैं इंडियन क्या बोलूंगा उसको, नॉन रेजिडेंट बोलूंगा। चाहे रेजिडेंट ऑफ इंडिया कमा ले, चाहे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कमा ले, अगर वो इंडिया से कमाता है ना, तो बेटा उससे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है जी बाबू, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? बेटा सिर्फ मेरे देश का ही रेजिडेंट कमाए, सिर्फ मेरे देश का रेजिडेंट, चाहे कमाए इंडिया से चाहे कमाए अब्रॉड से, उससे मैं क्या बोलूंगा बेटा, उससे बोलूंगा नेशनल इनकम। इससे आसान कोई भाषा नहीं है बेटा, बनी नहीं आज तक। क्या डोमेस्टिक इनकम? चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, कमाए इंडिया से। नेशनल इनकम क्या? बस रेजिडेंट ही कमाए, मेरे देश का बंदा ही कमाए, चाहे वो कमाए इंडिया से चाहे वो कमाए अब्रॉड से, उसे बनेगा नेशनल इनकम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आई अभी तक ये बात? आगे बढ़ाएं बाबू। एक आखिरी कंसेप्ट जिसका मुझे डिस्कशन करना है, मैं उसमें लिंक करूंगा इन फॉर्मूला को, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया बाबू। आखिरी कंसेप्ट का नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और चैप्टर खत्म हो रहा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेटा, अगेन अब आराम से सुनना। फिर एक तीसरा कंसेप्ट आ गया लगातार, जिसमें एक वर्ड है नेट। सर ऐसा तो अगेन नहीं हो सकता, अगर वर्ड लगा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से कुछ तो माइनस होगा, तभी तो आएगा बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से मैं माइनस करूंगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तब आएगा बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाबू ठीक है जी, इसको इतना बड़ा मैं कभी नहीं बोलूंगा सर, इसको हम प्यार से बोलते हैं NFIA। ठीक है जी, मैंने तो कई साल NFIA बोला, पिछले साल वाले बच्चे थोड़े ज्यादा खुराबाती थे, उन्होंने भैया नफिया नफिया बोलने लग गया इसको। ठीक है जी, वो आप देखो कि आपने बोलना क्या, मैं NFIA ही बोलता हूँ, नफिया नफिया बोलते थे भैया। ठीक है जी, NFIA कैसे निकलता है बेटा, फीफा माइनस फिटा। ठीक है जी, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब बेटा इसमें पीएचडी करनी है और अच्छे से, जितने अभी तक दो कंसेप्ट समझे उससे ज्यादा जाने इसमें और लगाना। सुनना जरा आराम से बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम मेरा ख्याल सब जानते हैं बेटा क्या होती है। क्या होती है फैक्टर इनकम? वही चाह रहे हैं, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। जब से मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करी है तब से ही बेटा इसकी चर्चा चल रही है, और मैं कहता हूँ मैं क्यों करा रहा हूँ ये चर्चा, तो 11th क्लास में सबने कराई आपको, है ना। फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब क्या है बेटा, मेरे देश का रेजिडेंट फैक्टर इनकम के तौर पर अब्रॉड से क्या क्या कमा कर लेकर आए, और यही होती है फैक्टर इनकम, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और बेटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब बेटा एक नॉन रेजिडेंट, एक फॉरेन का रेजिडेंट मेरे देश से फैक्टर इनकम के तौर पर क्या कमा कर ले गया। दोबारा से, फैक्टर इनकम का मतलब शायद सबको पता है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हम अब्रॉड से क्या कमा कर लेकर आए, और बेटा नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा कर ले गए फैक्टर इनकम के तौर पर।
यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं फॉरेन से बेटा 200 करोड़ रुपए कमा कर लेके आया फैक्टर इनकम के तौर पर, मेरे देश का रेजिडेंट रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के तौर पर फॉरेन से 200 करोड़ कमा कर लेकर आए, और बेटा नॉन रेजिडेंट इंडिया से 150 करोड़ कमा कर ले गए, तो बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट में फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमाए, नेट में बेटा 50 करोड़ कमाए, कमाए 200 करोड़ थे लेकिन 150 करोड़ वो भी कमा के ले गए, तो नेट में हमने क्या कमाया, ये है पर्पस जानना। समझ में आ रही है अभी तक बात? मैं इसको थोड़ा सा टिपिकल करूंगा, और जब तक मैं लेग पुलिंग नहीं करूंगा ना बेटा, तब तक मजा भी नहीं आएगा हमको। ठीक है, नहीं बात हुआ है कि तुम थोड़े से ज्यादा शरीफ हो, ठीक है ना, मुझे पहली बार 12th क्लास इतनी शरीफ मिली है, हर बार टपकते हैं 2-4, वो समझते हैं बस हम ही हमें, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे करेंगे कि अभी फंसाते हैं टीचर को। तो वो लास्ट ईयर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात जब पिछली बार कराया था, उसने कहा भैया आपको कैसे पता लगा कि ये रेजिडेंट नहीं कमाया, नॉन रेजिडेंट नहीं कमा सकता, क्योंकि लिखा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या आया, ये तो कहीं नहीं लिखा रेजिडेंट ने कमाया नॉन रेजिडेंट ने कमाया। तो मैंने उसको एक बात समझाई, शायद आप भी अगर उस बात को सुनोगे तभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने उसको एक बात समझाई, मैंने एक बात बता, व्हाट है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर अब्रॉड से ही कमाया और तेरे हिसाब से नॉन रेजिडेंट नहीं कमाया, मैंने कहा तो फिर मैं बात क्यों कर रहा हूँ, कमाया अब्रॉड से है और नॉन रेजिडेंट ने कमाया मतलब उसी के देश के बंदे ने कमाया, तो फिर बेटा हम इकोनॉमिक्स में बात क्यों कर रहे हैं इंडिया वाले, ऑब्वियसली मैंने कमाया होगा तभी तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने कमाया होता और अपने देश से कमाया होता तो मेरी इकोनॉमिक्स में मेरे इनकम टैक्स में चीजों की चर्चा क्यों होती, मैंने कमाया इसलिए चर्चा है। समझ में आ रही है बात? तो बेटा मेरे देश के रेजिडेंट ने अब्रॉड से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमाया, और नॉन रेजिडेंट इंडिया से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमा कर ले गए। ठीक है जी, समझ आती है बात? अब सामने देखना चाहिए बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA? अब थोड़ा सा चक्कर आएंगे, लेवल बढ़ेगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA? आप प्रूव करते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं, टेंशन है। अब वो नेशनल इनकम क्या होती है अभी डिसाइड किया था, चाहे रेजिडेंट ही कमाए, चाहे कमाए इंडिया से, चाहे कमाए अब्रॉड से, कमाए बस मेरे देश का रेजिडेंट, तो होती है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा, क्या होती है डोमेस्टिक इनकम, मेरे देश का रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, बस कमाना इंडिया से चाहिए, तो बोलूंगा मैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यही होती है। तो वो NFIA किसके बराबर है, फिफा माइनस फिटा। ठीक है, रेजिडेंट कमाए, चाहे कमाए इंडिया से चाहे कमाए अब्रॉड से, रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, कमाए सिर्फ इंडिया से, फिफा किसके बराबर है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मेरे देश का रेजिडेंट अब्रॉड से क्या कमा कर लेकर आएगा, फैक्टर इनकम के तौर पर। ठीक है, और फिटा क्या, नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा कर ले गया फैक्टर इनकम के तौर पर। इससे एक आंसर प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया प्रूव, पक्की बात। यानी कि बेटा नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। और अगर सेम फॉर्मूला को डोमेस्टिक इनकम की सेंस में लिखना हो तो बेटा नेशनल इनकम माइनस NFI, नेशनल इनकम माइनस NFI। बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं, आपके सामने प्रूव किया मैंने सब कुछ, ऑल ओके, पक्की बात। आगे बढ़े, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा पोर्शन इसका और पढ़ते हैं, ठीक है, होना आज ही। अभी तक बताओ जी, तीनों फॉर्मूला डन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो अभी ना इस पर ही मेरा फोकस है, इससे रिलेटेड एक और बात करनी है। देखो NFI अभी हमने डिसाइड करा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बराबर है। यानी कि मेरे देश का रेजिडेंट क्या कमा कर लेकर आया फैक्टर इनकम के तौर पर, और नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा कर ले गया फैक्टर इनकम के तौर पर, ये मैंने डिसाइड किया।
कई बार ना बेटा पेपर में एनएफआईए निकालने को देता है और ये दोनों कंपोनेंट मिस ही होते हैं, और अगर समझ नहीं आता कि यार एनएफआईए और कैसे निकल सकता है, बेटा एक और वे है, एक और वे है, आराम से सुनना बेटा। इसी को ना हम बोलते हैं, जो एक और वे है उसे हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। बेटा एनएफआईए के ना 3 कंपोनेंट्स हैं, एनएफआईए के 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर पेपर में ये नाम दे रखा हो एनएफआईए निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ देना, तो भी यही आएगा एनएफआईए, इसके ही बिल्कुल बराबर आएगा। मैं अभी समझाऊंगा बेटा, टेंशन लीजिए। बेटा 3 कंपोनेंट में से पहले कंपोनेंट का नाम है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मैं लिखने पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, इसलिए सुनना बढ़िया आपसे। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और बेटा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या क्या बेटा एक बार बोल दो ताकि थोड़ी मुझे तसल्ली हो जाए, तुम सुन रहे हो मुझे। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और बेटा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। अच्छा क्या होती है फैक्टर इनकम, एक बार दोबारा बताना। रेंट, वेजेस। बेटा अगर मैं वेजेस और सैलरी इकट्ठा लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं? बस फैक्ट्री में काम करने वाले को वेजेस मिलती है और ऑफिस में काम करने वाले को सैलरी, ठीक है ना? है तो लेबर सर्विसेज के बदले में दी जाने वाली एक रिटर्न, तो वेजेस एंड सैलरी लिख दो कोई दिक्कत तो नहीं? रेंट लिख दिया, वेजेस लिख दी, वेजेस की जगह मैंने क्या लिखा, वेजेस एंड सैलरी। इंटरेस्ट, और बेटा लास्ट कंपोनेंट इज प्रॉफिट, लास्ट कंपोनेंट इज प्रॉफिट। बेटा कई बार ना हम प्रॉफिट को ऐसे भी लिखते हैं, प्रॉफिट ना लिखना ये आपको आगे चलकर पता लगेगा इकोनॉमिक्स में ही। हम बेटा प्रॉफिट को ना 3 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इन 3 चीजों को प्लस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों को जोड़ोगे तो भी प्रॉफिट ही निकलेगा। वैसे ये बिजनेस स्टडीज का कंसेप्ट है, अगर थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो। कंपनी में याद है पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है, क्या सीक्वेंस होता है? डिवेंचर या बैंक लोन को दिया इंटरेस्ट, वो तो हम पहले ही अलग करके चल रहे हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्स, देन प्रेफरेंस का प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने बात डिविडेंड लिखा, या डिविडेंड का मतलब दोनों डिविडेंड से, और बेटा इक्विटी का डिविडेंड इसके अंदर आ गया, और अगर कंपनी ने कुछ रिटेन करा है वो भी आ गया। इन तीनों चीजों का टोटल करोगे निकलेगा प्रॉफिट। समझ में आया प्रॉफिट कहां से बना? कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग से। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी बेटा फिलहाल इस टॉपिक में मेरी इससे भी कोई चर्चा नहीं है रिलेटेड, मेरी चर्चा बस जिन चीजों से रिलेटेड है मैंने सब बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया। रेंट की जगह रेंट, वेजेस की जगह वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट तो है ही, प्रॉफिट की जगह 3 चीजें आती हैं, 3 चीजों को जोड़ दो तो भी प्रॉफिट बनेगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। फिलहाल मेरा मुद्दा टैक्स से भी नहीं है, सरकार की जेब में जाता है, मेरी जेब में नहीं आता, उसे मैंने साइड कर दिया। डिविडेंड और रिटेन अर्निंग की बात करें, ठीक है? अब सुनना, अब वो एनएफआईए पेपर में अगर निकालना हो तो एक तरीका तो ये है फीफा माइनस फिटा, और अगर ना हो तो फीफा माइनस फिटा, तो बेटा कंपोनेंट्स ढूंढ लेना एनएफआईए के। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग। इन तीनों को जोड़ देना बेटा एनएफआईए बनेगा। क्या है ये समझना बेटा। वर्ड है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं पूछूं इसमें से, इन सब में से एम्प्लॉय की कंपनसेशन क्या है? वेजेस एंड सैलरी। बेटा रेसिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमाकर लेके आया फॉरेन से, और नॉन रेसिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर इंडिया से क्या कमाकर ले गया। अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेट बिना कुछ माइनस हुए नहीं निकल सकता, ये सबको पता है ना? मेरे देश का रेसिडेंट, देखो इसने तो कहा मेरे देश का रेसिडेंट फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमाकर लेके, और नॉन रेजिडेंट इंडिया से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमाकर लेके, इसने तो सारी फैक्टर इनकम वर्ड लगाया और खत्म कहानी। इसने ना इन फैक्टर इनकम के ना 3 टुकड़े कर दिए, बस और कुछ नहीं किया, कि रेजिडेंट
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा कर लेके आया फॉरेन से, और नॉन रेजिडेंट इंडिया से वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा के लेके आया। खत्म, एक बात खत्म, ये होगी खत्म। सेम वे वर्ड क्या है, नेट रिटेन अर्निंग। मेरे देश का रेजिडेंट रिटेन अर्निंग के तौर पर क्या कमा कर लेके आया, नॉन रेजिडेंट रिटेन अर्निंग के तौर पर क्या कमा कर ले गया। खत्म कहानी। और बेटा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सुनना चाहिए, मेरे देश का रेजिडेंट रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर क्या कमा कर लेकर आया, और नॉन रेजिडेंट रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर क्या कमा के लेकर। अगर मैं इन तीनों चीजों का टोटल करूं तो घूम फिर के इसका मतलब यही तो है। बस आपने क्या करा, इन फैक्टर इनकम के तीन अलग अलग टुकड़े ही तो कर दिए। और अगर कोई किसको बहुत डिटेल जानने का शौक हो, देखो वर्ड लिखा था नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम होती है, देखो सुनो, प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम रेंट है, प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम रेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप बिजनेस के एंटरप्रेन्योर हो, कैपिटल लगाई होगी तो ब्याज, कैपिटल लगाई होगी तो ब्याज, और बेटा एंटरप्रेन्योर हो डिविडेंड मिलेगा इन्वेस्ट करने के बदले में। ऐसे बनते हैं ये वर्ड सारे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आया कैसे इन तीनों चीजों का सम इनके बराबर है, फीफा माइनस फिटा के बराबर है। अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने बात को, पक्का, तीनों फॉर्मूलाज रेडी, ठीक है, बस सम अप कर दो, वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी। पहले फास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे बेटा, मतलब 1 मार्कर्स करेंगे उससे भी पहले, और कोशिश करते हैं कल से ही फास्ट ईयर भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब ना टेंशन मत लेना इस चीज की कि कैसे कोर्स पूरा होगा यार, पहली बार में 6 महीने लगे। बेटा आईटी और मैक्रो एक एक अक्षर मैंने लिखवाया है, ये सोचो मेरे को वो नहीं लिखवाना, मेरे ऊपर से बर्डन कितना रिलीज हो गया, कम से कम 2 महीने का बर्डन है ये बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, मुझे सब समझाते जाने, लिखा हुआ सब है आपने। तो अगर एक्स्ट्रा नहीं करेंगे फिर फायदा किस बैच का, अगर उतना ही कर रहे हैं जितना पहले कर रहे हैं फिर कोई फायदा नहीं बेटा, ठीक है जी। चलो बाबू, नेट इन्वेस्टमेंट सबसे पहला फॉर्मूला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेट, नेट वर्ड है बेटा, कुछ तो माइनस होगा ना इन्वेस्टमेंट से तभी आएगा। सेम फॉर्मूले को अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के सेंस में लिखो, डेप इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बेटा मार्केट प्राइस कैसे बनता है किसी भी चीज का, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, और अगर फैक्टर कॉस्ट के सेंस में लिखना हो एनआईटी उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हमने बताया बेटा नेशनल इनकम क्या होती है, क्या होती है नेशनल इनकम, रेजिडेंट कमाए इंडिया से कमाए चाहे अब्रॉड से कमाए, क्या होती है डोमेस्टिक इनकम, रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट कमाए, कमाए कहां से बेटा, सिर्फ इंडिया से, ठीक है जी। फिर हमने बेटा एनएफआईए के बारे में पढ़ा, एनएफआईए के बारे में पढ़ा तो चलो यहीं लिख देता हूँ एनएफआईए का फॉर्मूला। एनएफआईए के बारे में हमने पढ़ा फीफा माइनस बटा, फीफा माइनस बटा, और यहाँ से हमने डिसाइड करा कि नेशनल इनकम बराबर होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए के। और अगर सेम फॉर्मूला को मुझे डोमेस्टिक इनकम की सेंस में लिखना हो कि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए, कोई दिक्कत, ठीक है जी। और अगर ये ना हो पेपर में गिवन तो हमने ये भी पढ़ा कि एनएफआईए बराबर होती है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर है बेटा, चलो जी, रखते हैं फिर आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।